नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि अगर हवाएं आपके खिलाफ भी हों तो हौसला नहीं हारना चाहिए। मौजूदा बाजार को अगर आप देखें तो कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। लगातार कई नेगेटिव ट्रिगर्स और बड़े बड़े ट्रिगर्स, उसके बावजूद जो है बाजार जो है गिरने को राजी नहीं। हालांकि हल्का फुल्का गिरता जरूर है यहाँ पे, लेकिन अब ऐसे में निवेशकों को किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए, किन सेक्टर्स में मौके बनते हुए दिख रहे हैं या फिर बहुत बड़ा जोखिम आगे खड़ा है, इन्हीं अहम सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पर हमारी मदद करेंगे मार्केट वेटरन दिग्गज मार्केट के सुनील सुब्रमण्यम सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले क्योंकि मार्केट पे तो हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन आज जो खबरों में और सबसे बड़ा विषय बना रहा है वो रुपया बना रहा है। सर 96 को पार कर गया रुपया, लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी भी बन गया। सर कितना बड़ा रिस्क देख रहे हैं और क्या जो वो बात की जा रही थी कि 100 का आंकड़ा, क्या वो भी आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, अगर आप करेंसी मार्केट को स्टडी करें, प्रीमिया को स्टडी करें, तो आज एक साल का प्रीमिया करीबन 400 बेसिस पॉइंट स्वैप पॉइंट्स है। तो दिखा रहा है कि इस एक साल के अंदर अगर एक कोई एफआईआई हेड्स करना चाहता है अपना इंडिया एक्सपोजर को, तो उसको 100 रुपये की कीमतें भी मिलेगी एक साल के बाद रुपया। ये मार्केट कह रही है आज के दिन के जो किसी ने फॉरवर्ड बुक किया तो 100 का आंकड़ा दिख रहा है, तो मुझे एक साल के बाद दिख रहा है। मगर अब ये जियोपॉलिटिकल जो वॉर चल रहा है, तेल की दाम कैसे चल रही है, क्या गोल्ड के इंपोर्ट्स कम होंगे प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट के बाद और इंपोर्ट ड्यूटी के बाद, ये सब देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं होंगे तो ज़रूर रुपए और भी वीकन हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअली इंडियन फंडामेंटल को एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है। क्योंकि ज़रूर आपने देखा कि 3 रुपए का उन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ाया है, मगर पता है कि आपको 65-70 डॉलर की कीमत से अब 105-110 के बीच में तेल ट्रेड हो रहा है, ब्रेंट क्रूड। तो इतना बड़ा इंक्रीज, तो खाली 3 रुपए हमने बढ़ाया पब्लिक को, तो कहाँ किसके ऊपर होगा ये बोझ होगा एक तरफ ओएमसीज के ऊपर, बट अल्टीमेटली ओएमसीज भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर आएगी, तो फिस्कल सिचुएशन पे आएगी। तो यही मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडिया का वीकनिंग मैक्रो, क्योंकि जरूर दबाव आएगा इन्फ्लेशन के ऊपर, करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट के ऊपर और फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भी। तो वही रिफ्लेक्ट कर रहा है करेंसी मार्केट कि इंडिया की रिस्क जो है, जो प्रीमियम जो कहते हैं करेंसी का, वो बढ़ गया है। ठीक है सर, तो यानी कि सर उस हिसाब से वैसे देखा जाए तो फिर 100 का आंकड़ा नजदीक, अगर मान लीजिए जो मैक्रो है और ज्यादा कमजोर होते हुए दिखते हैं यहाँ पे, तो नहीं, इतना है कि वॉर का सिचुएशन अब 1 महीने 2 महीने में खत्म हो गया वॉर, तो उसके बाद फिजिकल सिचुएशन में ईजिंग आ जाएगी। बिकॉज 105-10 पे तो नहीं टिकेगी, 95-90 तक तो जरूर आ जाएगी ऑयल, तो उतना खराब चीज नहीं होगा। तो वॉर के ऊपर डिपेंडेंट है। वॉर जितना लंबा खींचा जाता है और तेल के दाम भी, आपको क्रूड की तेल 110 के ऊपर जाने की संभावना है, तो रुपये और वीकन हो सकती है, नहीं है तो ठीक है। सेकेंड चीज इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि यूएस में भी मैंने देखा कि 10 साल के जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी 4.55 तक बढ़ गए। कुछ हफ्तों पहले 4.24 पे था, फिर 3.4 गया, 4.4 गया अभी। तो ये स्ट्रॉन्ग डॉलर, तो मनी फ्लो डॉलर के पास जाएगा ना, तो इसीलिए आपको रुपये पे दबाव आ रहा है। अगर उधर इन्फ्लेशन घटती हुई नजर आती है, अगर उसके लिए भी आपको तेल का दाम घटना जरूरी है, बिकॉज यूएस में भी मेन इन्फ्लेशन का ड्राइवर गैस प्राइसेस है, गैसोलीन प्राइसेस। तो इससे मेरा मानना है कि वो एक फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण तेल के दाम कहाँ जाके रुकते हैं। तो अगर वो रुकते हैं तो अमेरिका में भी शायद इन्फ्लेशन ईज होता है, तो नए फेड के गवर्नर अगर रेट कट की बात शुरू करे तो डॉलर वीकन होगा, इंटरेस्ट रेट उधर कम होंगे, तो रुपये को एक सपोर्ट मिलेगा। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसके ऊपर रुपये का परफॉर्मेंस डिपेंड है। ये कहना कि मैक्रो जरूर वीकन होगी और रुपये और खराब ही जाएगा, कहना गलत है। ये एक्चुअली बहुत रिएक्टिव मार्केट है। हमारी स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है, करेंसी मार्केट तो हर क्षण में रिएक्ट होती है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 सालों से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो बाजार बढ़ने को आगे बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर कहते हैं कि भाई डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद बाजार जो है वो फिसल जाता है यहाँ पर। उसके बाद ऊपर की बात की जाती है तो थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन टिक नहीं पाता यहाँ पे। किस तरह की स्थितियाँ देख रहे हैं सर? और जो डाउन साइड आपको ज़्यादा दिख रहा है या फिर अपसाइड दिख रहा है, क्या आपका आगे की प्रेडिक्शन क्या कह रहा है सर आपका?
नहीं, मैं कहूंगा कि डाउनसाइड थोड़ा प्रोटेक्टेड दिख रहा है, बिकॉज डीआई के हाथ में कंटिन्यूअसली रिटेल निवेशक पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड के हाथ में। देखा, इस महीने के आंकड़े भी आपको डिसेंट आए थे। एसआईपी बुक भी 31,000 करोड़ के करीब है। तो बाइंग पावर है डीआईएस के पास, एलआईसी के पास भी बहुत पैसा है। तो मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने से वो प्रोटेक्ट कर सकती है, मगर मार्केट को बढ़ने के लिए हमें जरूर एफआई की तरफ से ये बिकवाली तो कम होनी चाहिए। और वो खरीदारी की बात बाद में करते हैं, पहले बिकवाली तो कम करें। तो वहाँ उनके हाथ में है, मार्केट की जो वॉल्टिलिटी है वो एंटायरली एफआई के कारण है, ड्रिवन है। नहीं तो आपने देखा कि अर्निंग्स के रिजल्ट्स भी इतने खराब नहीं थे, इतना उम्मीद था कि अरे वॉर आ गया तो सब अर्निंग्स बहुत घट जाएगी, वो नहीं था। कुछ सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ ने नहीं। मगर डीआईएस का जो पैसा हाथ में है और रिटेल निवेशक अभी भी दम नहीं तोड़ रहे हैं। इवन डायरेक्ट इक्विटीज में भी देखे तो रिटेल बाइंग हर रोज, अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हो जनरली, जब मार्केट बढ़ती है तो एक 2:1 या 3:1 एडवांस डिक्लाइन रेशियो में चलता है। तो लोग में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए एक पैसा है, ये जरूर हम कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा मगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, टिल एफआईएस के मन में इंडिया थोड़ी मोर अट्रैक्टिव लगने लगती है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है सर, तो मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी की भी संभावना नहीं दिख रही। तो यानी कि सर एक ये बेसिकली टाइम वाइज जो हम कहें कि करेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। हाँ, टाइम वाइज करेक्शन है, मगर क्या है कि मार्केट उम्मीदों पे भी चलती है। तो जी। अगर कुछ आउटलुक्स अच्छे आ गए तो वो करेक्शन को कंट्रोल करके थोड़ा पॉजिटिव व्यू अबाउट द फ्यूचर लेने की भी। देखिए बीच में जब सीज फायर अनाउंस हुआ था तो मार्केट ने छलांग लगाया था ना, क्योंकि मार्केट को चाहिए कुछ अच्छी खबर। तो ये बहुत खबर डिपेंडेंट मार्केट है, इसलिए देख रही कि किसी एक कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिखाया तो पूरा सेक्टर चलता रहता है, एक कंपनी ने खराब रिजल्ट दिया तो पूरा सेक्टर गिर जाता है। तो मार्केट एक नर्वस हाइटेंड सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी में है, जहां पे कुछ भी मिल जाए जो एक पॉजिटिव आउटलुक दे तो इमीडिएटली खरीदारी भी वापस आ सकती है। तो मैं नहीं कहूंगा कि खबर अच्छी आते ही आपको सिचुएशन में बदलाव दिख सकती है। अच्छा सर, तो क्योंकि बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी, तो मतलब आपका मैं मतलब यही समझो कि बहुत बड़े कोई खतरे की घंटी नहीं है यहाँ पे, जिस तरह से बातें निकल के आ रही थी भाई और स्थिति खराब हो जाएगी यहाँ पे, हमारे फिजिकल डेफिसिट पे और इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, तो बाजार जो है वो धराशायी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं देख रहे गिरावट बाजार में सर आपके हिसाब से। ये मेरे ख्याल में वॉर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर समझिए कि अमेरिका का पेशेंस चल जाए और वो ईरानियन पावर प्लांट पे बॉम्ब डाल दे, तो स्थिति में वो एस्केलेशन हुआ तो ईरान भी उधर से जाके सऊदी अरेबिया या यूएई के ऊपर बॉम्ब डालेगा। तो वो स्थिति किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ट्रंप बार बार जो भी ईरान ने प्रपोजल दिया है उसको ठोकते आ रहे हैं, उसको मना ही कर रहे हैं। उनका मकसद क्लियर है कि यूरेनियम उनका जो है उसको हैंडओवर करना चाहिए। शायद रशिया को हैंडओवर करे या चाइना को हैंडओवर करे या अमेरिका को, किसी को भी ईरान का 20 साल तक इसको नहीं छुएंगे करके एक कमिटमेंट चाहिए। अगर ईरान वो देने के लिए तैयार नहीं है तो शायद ट्रंप अगला स्टेप लेकर उनके पावर प्लांट में बम डाल दे, उनको दबाव डालने के लिए। तो इमीडिएटली तेल आपको 120-25 जाएगी ना, तो डेफिनेटली आपको एफआई की सेलिंग और इंक्रीज होती है। तो गिरावट उस पीरियड में डीआईएस के पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्च के महीने में उन्होंने 1.25 लाख करोड़ बेचा, इन्होंने 1.5 लाख करोड़ खरीदा। अब और एक महीने में ऐसा 1.25 लाख बेचने की संभावना आ गई एफआईएस की, तो उतना अभी वापस 1.5 लाख करोड़ खरीद नहीं सकते डीआईएस। तो मैं जो कह रहा हूं, और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एक शांति का माहौल धीरे धीरे बनते हुए नजर आनी चाहिए। अगर उधर और वार्तालाप खराब होती जा रही है तो मेरा मानना है कि तो फिर डाउनफॉल आ सकता है। तो एक वो मैं प्रोविजो एक जो डिस्क्लेमर डालूंगा कि ऑयल को ये 110 के पार जाते हुए नहीं होना चाहिए। अगर वो 110 से पार होकर 120-26 पर जा रही है तो फिर कहना मुश्किल है कि जितना भी खरीदारी करे उसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, करेंसी को भी सही और स्टॉक मार्केट को भी सही। सर हेडलाइन वाली बात जो आपने मुझे शेयर करी, यहाँ पे 110 से पर अगर जाती है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे जो है एक गिरावट, एक दबाव बाजार में जो है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ जैसे हम सबको, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला भाई गोल्ड सिल्वर को लेकर, फिर हमने देखा यहाँ पे कि सरकार ने ड्यूटी लगाई। अब पेट्रोल डीजल पे भी यही स्थिति लग रही थी कि बढ़ने वाली कीमतें, और फिर वो भी फैसला आया। अब मार्केट में खबरें चल रही हैं कि रुपये को सपोर्ट देने के लिए सरकार जो है वो विदेशी निवेशकों के लिए बॉन्ड निवेश पर लगने वाले जो टैक्स है उसको कम कर सकते हैं, उस पर विचार चल रहा है। इस तरह की खबरें हैं सर। ऊपर से मार्केट के लिए भी सर ये है कि भाई कैपिटल गेन टैक्स या एसटीटी जो है वो हटते दिख सकते हैं। हालांकि सर सब अजम्पशन है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। आपको क्या लग रहा है सर, क्या सरकार जो है वो कुछ स्टेप उठाएगी यहाँ पर?
देखिए, बॉन्ड के बारे में जरूर कर सकती है, बिकॉज बॉन्ड लॉन्ग टर्म निवेश होता है और फाइनेंसिंग की जरूरत है देश को, तो फॉरेन कैपिटल आके यहाँ पर फाइनेंसिंग करे तो इवन बैंक्स उधर बोरो करेंगे, तो वो एक सोचता हूँ कि बेटर चीज़ है। मगर मैं एससीटी और एलटीसी में जैसी कटौती या कुछ एफआईएस के लिए राहत नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट के लिए कभी भी कैपिटल मार्केट के फेवर में उन्होंने सोचा नहीं है, ये ऑनेस्ट ट्रूथ है। देखिए, उनके लिए कैपिटल मार्केट एक कामधेनु है जहाँ पे दूध निकलते जाओ, मगर उसको सपोर्ट देने की कोई भी स्टेप ऐसी गवर्नमेंट के मन में एफडीआई के लिए जरूर होगा। डेट के एफआई आएंगे तो भी लॉन्ग टर्म तक जीसेक में निवेश करेंगे, 10 साल का जीसेक में निवेश रहेंगे, बट इक्विटी मार्केट के लिए मेरे मन में वहां से कोई पॉजिटिव स्थिति नहीं दिख रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये शॉर्ट टर्म में एफआईएस के लिए टैक्स कट किया तो थोड़ा बहुत एफआईएस आएंगे, बट कल वार्षिक अपना सिचुएशन खराब हो तो वापस जाएंगे, टैक्स के कारण थोड़ी रुकेंगे वो। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये लॉन्ग टर्म स्टेप नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए करेंसी के लिए सपोर्ट करने के लिए जो भी करना चाहिए वो सोच रही है। शायद एक रुपी डॉलर स्वैप भी हो सकता है, जैसे रघुराम राजन के पीरियड में हुआ था, ताकि एनआरआई का पैसा आ जाए, लिवरेज करके एक स्वैप को 3-4 साल का एक स्वैप करके पैसा ला सकते हैं। या फिर आप समझिए कि एलआरएस जो स्कीम है, जहाँ पे $2,500 हर व्यक्ति बाहर निवेश करने के लिए भेज सकता है, उस पर वो लिमिट करा सकते हैं। तो करेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें डिस्कस होती होंगी और कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, बिकॉज करेंसी के कारण क्या हो रहा है कि हमारी ऑयल का प्रॉब्लम और भी वर्स हो रही है ना। एक तो डॉलर में ऑयल बढ़ रहा है, अब सेकंड रुपी में, रुपी भी वीकन होगा तो रुपए में तेल पेट्रोल का दाम और भी दबाव डालेगा ना। तो मेरे ख्याल में उनको ऑयल के दाम के ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते। आई मीन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपील किया है थोड़ा 3 रुपए का, और ये 3 रुपए के बढ़त के कारण मैं थोड़ी पेट्रोल और डीजल में कोई कमी नहीं देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ यूसेज। करेक्ट, 3 रुपए तो 100 रुपए के ऊपर 3 रुपए 3% ही है, तो उसका बड़ा एक मूव नहीं देख रहा हूँ कि कंजम्पशन गिर जाए। राइट, तो ऑयल के बारे में कुछ नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, बिकॉज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है। बट करेंसी के लिए जरूर वो स्टेप्स ला सकती है, जिसमें मैं मानता हूं कि जैसे मैंने कहा, फॉरेन ट्रैवल के लिए शायद एक टैक्स आ सकता है, या फिर जो मैंने अभी कहा कि एलआरएस को लिमिट को गिरा सकते हैं, या फिर बॉन्ड के लिए भी कुछ राहत दे सकते हैं, ताकि विथहोल्डिंग टैक्स की बात होती है ना, वो शायद उसमें कुछ राहत मिला जाए। तो ऐसी बातें करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए एक सपोर्टिव होगी, और जो अपने इकोनॉमी को ग्रोथ, सी ऑयल के ऊपर क्या है कि अल्टीमेटली डीजल का खास इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके बिना तो नहीं चल सकती इकोनॉमी, हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो डीजल का फॉर फैक्ट्रीज एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीजल का मेरे मन में कोई, दे विल नॉट ट्राई टू curtail द कंजम्पशन ऑफ डीजल, बट पेट्रोल जरूर, बिकॉज ये पर्सनल ट्रैवल होता है ना, तो जितना उसको कम करें उतना अच्छा है देश के लिए। ठीक है सर। अच्छा सर, अब हम लोग Q4 की अर्निंग पे आते हैं। हम लोग देख रहे हैं अभी Q4 की अर्निंग्स चल रही हैं यहाँ पे सर। साथ ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये अर्निंग आपको कैसी लग रही है? और इसके साथ ही सर वैल्यूएशन को अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 19x के अगर FY27 के अगर पी के हिसाब से देखें तो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या भारतीय बाजार ने अभी तक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जो संभावित समस्या है उसको पूरी तरीके से डिस्काउंट नहीं किया है सर? और रिजल्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं सर यहाँ पर? तो रिजल्ट में मैं कहूँ कि मैं लार्ज कैप, मैंने टॉप 100 स्टॉक्स जो एमफी की क्लासेस में उसके ऊपर देख रहा था, तो लार्ज कैप का प्रॉफिट ग्रोथ 8 to 9% ही है। Okay, तो जरूर वो कम है, बिकॉज इस वॉर के पहले उम्मीद थी कि 12 से 14% तक लार्ज कैप की प्रॉफिट बढ़ सकती है, तो उम्मीद से कम ही लार्ज कैप के प्रॉफिट्स बढ़े हैं आर टू नाउ। पर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में ऑपोजिट है। मिड कैप्स का करीबन 28 to 30% ईपीएस ग्रोथ अभी तक जो हुआ है, और स्मॉल कैप का 35% है, और माइक्रो कैप कंपनियों का 40% है। तो ब्रॉडर इकोनॉमी की प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद से बेहतर है, लार्ज कैप की उम्मीद से कम है, तो वो बात हो। सेकंड, आपने ये फॉरवर्ड बी की बात की, जो आपका सही है कि आज 19.2 पे दिख रहा है, मगर मेरे में ये अब कैलकुलेट जो हो रहा है कि 19.2 है, वो शायद टिकेगा नहीं, बिकॉज वॉर का इम्पैक्ट आपको इस क्वार्टर के अर्निंग में ज़्यादा दिखा नहीं, और उसका मेन कारण है कि मार्च में जो रॉ मटेरियल की थी, फरवरी में खरीदा होगा कंपनियों ने, तो पूरा इम्पैक्ट ऑफ द वॉर नहीं दिखा है इस क्वार्टर के अर्निंग्स में, क्योंकि फरवरी में तेल को 65 या $70 पे खरीदा होगा ना, उसको मार्च में मैंने इस्तेमाल किया है। मगर अब जो Q1 की अर्निंग्स आएगी, उसमें आपको पूरे अप्रैल, मई और जून जब तक वॉर होती है उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो Q1 की अर्निंग से ही सही गणित कर पाएंगे फॉरवर्ड पीई फॉर दिस ईयर। तो ये 19 में बिलीव नहीं कर रहा हूँ,
और 19 का है अभी तक, लेंगे एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। मगर मैं मानता हूं कि मिड एंड स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बहुत फर्क है अगेन इधर भी, क्योंकि मिड कैप का मिड कैप 150 ले तो 26 के आसपास है 1 ईयर फॉरवर्ड पी, और स्मॉल कैप का 21 है। तो उधर की जो ग्रोथ रेट है उसने फॉरवर्ड पी को बहुत गिराया है, और अगर वहां पर ऑयल का इंपैक्ट उतना नहीं होता है तो उधर मुझे थोड़ी मोर रीजनेबल लग रही है, क्योंकि ग्रोथ का फैक्टर जो है वो कॉम्पनसेट कर रहा है आपको जो प्राइसेस हाई आज है, महंगे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी भी ब्रॉडर मार्केट का एक आउटलुक बेहतर है कंपेयर टू द लार्जर कैप स्पेस। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि भाई लार्ज कैप में क्या यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में क्या नंबर्स दिख रहे हैं। सर यहाँ पर एक सवाल, क्योंकि आपने, हम लोगों ने अभी फॉरवर्ड की बात करी, सर अभी वैल्यूएशन आपको रीजनेबल लग रहे हैं इतनी पिटाई के बाद, या फिर नहीं सर अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़े महंगे हैं? आपको लग रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं आप? जी जी जी। मैं किसका टोपी पहनूं? एफआई टोपी पहनूं, एक रिटेल निवेशक या एचएनबी का टोपी पहनूं, या डीआई का टोपी पहनूं? बिकॉज हर व्यक्ति अलग तरीके से इसको देखता है। तो एफआई की तरफ देखो तो ये अभी वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कि प्राइस अर्निंग्स और ग्रोथ दोनों देखते हैं और कंपेयर करते हैं बाकी इमर्जिंग मार्केट से। ठीक है, तो बाकी इमर्जिंग मार्केट में वैल्यूएशन हमसे अभी भी सस्ते हैं। हम अभी भी 52% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के। हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज 64% है प्रीमियम, तो यस उसके हिसाब कम है, मगर हमारी ग्रोथ बाकी इमर्जिंग मार्केट के खिलाफ देखें तो वॉर के कारण किस कंट्री की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया है, वो है इंडिया। और इसका कारण है हम 85% तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण करेंसी में भी इंपैक्ट आ रहा है। तो नेचुरली हमारी ग्रोथ रेट्स पहले जो 6.5 7, कई एनालिस्ट के डिफरेंट एस्टिमेट्स थे बिटवीन 6.5 to 7.5, अब जरूर वो घटते हुए 5.5 to 6.5 के रेंज में घटते। तो ये वैल्यूएशंस क्या उस प्रीमियम को जस्टिफाई कर रही है, ये सवाल अभी भी है। मैं कहता हूं कि अभी भी एफआईएस के मन में क्लैरिटी नहीं है। सेकंड, ये एफआईएस के लिए कैलेंडर ईयर मोर इंपॉर्टेंट होता है देन द फाइनेंशियल ईयर, राइट? तो वो ये 2026 तो गया ना, हाँ जी, अभी तो वॉर का इंपैक्ट के कारण, तो उनके लिए अभी 27 का अर्निंग्स, कैलेंडर ईयर 27 का अर्निंग्स, अब वो गणित अभी नहीं करेंगे। वो अगस्त सितंबर के बाद उनकी सोच अगले साल पे जाएगी ना। तो तब तक के लिए ये वॉर का स्थिति में इस साल का 26 का हमारी ग्रोथ रेट पे जरूर दबाव आएगा। तो एफआईएस के लिए हमारी वैल्यूएशंस अभी सस्ती नहीं है। डीआईएस के लिए वो क्या देखते हैं, 10 साल के एवरेज से कंपेयर करते हैं ना हमारा, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं कि फॉरेन में डालूं, उनके पास है कि मैं अपने पुराने स्थिति से कंपेयर करूं, राइट? हिस्टोरिकल पी। तो वहां पे हमारे 10 ईयर एवरेज पी 21.8 पे है निफ्टी का, और जैसे आपने कहा वो 19 पर है। तो अभी भी हम सस्ते नहीं है, राइट? अभी भी हम 19.2 फॉरवर्ड पी है, बट जब हिस्टोरिकली कंपेयर करते हैं तो आप फॉरवर्ड पी को लेकर हिस्टोरिक ट्रेलिंग पी से नहीं कंपेयर कर सकते ना। तो आपका आज ट्रेलिंग पी 23.5 पे है, तो हम अभी भी 10 ईयर एवरेज के 8% प्रीमियम में चल रहे हैं अगर आप ट्रेलिंग तो ट्रेलिंग कंपेयर करें, राइट? एंड इट्स द सेम इज ट्रू ऑफ मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सभी में हम ट्रेलिंग पी के हिसाब से अभी भी महंगे हैं। फॉरवर्ड पी का जब एक करेक्ट गणित होगा और वो देखेंगे तो शायद आपको लग रहा है कि ये बेटर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज। मगर ये फॉरवर्ड अर्निंग्स की, मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है कि आज जो फॉरवर्ड अर्निंग्स लेके आप फॉरवर्ड पी को कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई नहीं है, बिकॉज वॉर का इंपैक्ट आपको अगले क्वार्टर में ही दिखेगा। तो अगर वो हिसाब से देखें तो डेफिनेटली मिड कैप और स्मॉल कैप आपको डिस्काउंट पे शायद दिख रहे होंगे फ्रॉम अ फॉरवर्ड पी, अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज से कंपेयर करें तो, ठीक है? क्योंकि मिड कैप 150 का करीबन 26 है फॉरवर्ड पी, स्मॉल कैप का 21 ही दिखा रहा है, बिकॉज ग्रोथ इतनी स्ट्रांग दिख रही है, और माइक्रो कैप का भी। तो नेचुरली उनके 10 साल के एवरेज के खिलाफ वो सस्ते लग रहे, मगर वो एक सही कंपैरिजन नहीं है। मगर पेपर में डालें तो दिखेगा तो कोई कहेगा कि अरे भाई डिस्काउंट में चल रहा है, मगर असलियत ये है कि फॉरवर्ड पी हिस्टोरिकल एवरेज से डिस्काउंट में है, ट्रेलिंग पी अभी भी भयंकर प्रीमियम में है, और सही फॉरवर्ड पी को गणित करने में आपको शायद ये और क्वार्टर का इंतजार करना पड़ेगा ताकि वॉर का इंपैक्ट पूरा आप फैक्टर इन कर सके।
सर मतलब ये खासियत है सर की कि आप ये सोचिए कि आपने एक सवाल पूछा और उसके सर ने एकदम डीप डाइव के लेके तमाम तरह की चीज़ें जो है समझा दी, ताकि आपको बहुत आसान भाषा में निवेशकों को चीज़ें समझ में आ जाए, रिटेलर को भी जो है उनको ये बात समझ में आ जाए। अब सर क्योंकि आपने बताया यहाँ पे अर्निंग के हिसाब से कि भाई लार्ज कैप की क्या स्थिति है, तो सर मेरा सवाल वहीं पर ही है, क्योंकि देखिए रिटेल निवेशक जो है वो पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर खासतौर पर लार्ज कैप पे, ब्लू चिप पे ही फोकस करते हैं सर। लेकिन सबसे ज़्यादा बिकवाली जो है कहें तो फिर वहाँ पर ही देखने को मिली, एफआईज ने भी सबसे ज़्यादा जो पोजीशन हल्की करी है वो लार्ज कैप में करी है। तो सर लार्ज कैप के साथ कैसे डील की जाए यहाँ पर अब? देखिए, लार्ज कैप में आपको 5 क्षेत्र में डिवाइड करना, बिकॉज अल्टीमेटली पैसिव फंड्स होते हैं एफआईएस के जो पूरे इंडेक्स को खरीदती है, राइट। बट एक्टिव फंड मैनेजर आपको बॉटम अप पिक करते हैं। लार्ज कैप माने उनका टॉप 150 स्टॉक समझिए, वहां पे वो बॉटम अप पिक करते हैं, सेक्टर चुनते हैं, स्टॉक चुनते हैं और फिर उनकी पोर्टफोलियो बनती है एक्टिव फंड मैनेजर की। तो वहां पर देखे तो सेक्टरली देखे तो बहुत फर्क है। आईटी का अभी भी डिसअपॉइंटिंग है, जो 10-11% है इंडेक्स का। और बैंकिंग का देखिए 35% शेयर है, उसमें देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक का ठीक ठाक ही है, पब्लिक सेक्टर बैंक की अच्छी है अर्निंग्स, राइट। और फिर दूसरा बड़ा सेक्टर जो है उधर एफएमसीजी है। एफएमसीजी की मैं कहूँगा न्यूट्रल है अर्निंग्स, क्योंकि कुछ थोड़ी जगह पे रूरल रिकवरी की बात हो रही है, वो अच्छी है, मगर सेम टाइम फोरकास्ट आउटलुक में थोड़ा आपको मानसून की कमी दिख रही है, तो वो रूरल डिमांड को अफेक्ट करेगा। तो एफएमसीजी एक न्यूट्रल सा है। तो इसीलिए जब आप लार्ज कैप की बात करते हैं, आपको सेक्टर चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी आईटी सेक्टर एक नेगेटिव व्यू पे ही है एफआईएस के मन में। जी ठीक है सर। तो फिर सर अगर आईटी को हटा के देखा जाए तो फिर क्या किया जाए सर लार्ज कैप में? नहीं, आईटी को हटाकर किया जाए तो मैं कहूँगा कि देखिए, बैंकिंग मेरे लिए 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक की अर्निंग्स थोड़ी फ्लैटिश न्यूट्रल थी, पब्लिक सेक्टर की अच्छी है, तो बैंकिंग पे फोकस रखना अच्छा होगा। बिकॉज मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रेशर है उधर, क्योंकि नेट निम्स की बात हो रही है कि प्रेशर है, क्योंकि क्रेडिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है मगर डिपॉजिट्स कीप अप नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। मगर आप देखें तो जब क्रेडिट बढ़ती है और अब तेल के कारण रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरे देश में बढ़ेगी, क्योंकि हर कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, अभी वो तेल का दाम 50% बढ़ गया ना, तो तेल रिलेटेड इनपुट्स का 50% बढ़ा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो बैंक के पास लोन के लिए जाना पड़ेगा। और जब डिमांड एक्सीड सप्लाई है तो आपको वो रेट्स हाइक करेंगे, तो एक्चुअली इकोनॉमी में रेट हाइक हो जाएगा। और इसलिए मेरा मानना है कि एक्चुअली निम्स बैंक्स के स्टडी या इंप्रूव रहेंगे, बट आज मार्केट की सोच ऑपोजिट है, ये मानता हूं मैं, ठीक। तो वो एक बात है। सेकेंड, इस इंटरेस्ट रेट में जीसेक की अब 7% पार कर गया 10 ईयर जीसेक, तो एक वो दबाव आया है पीएसयू बैंक्स के ऊपर खासकर, क्योंकि वो ज्यादा जीसेक्स में भी निवेश करते हैं, तो मार्क टू मार्केट लॉस शॉर्ट में आएगी। मैं कहता हूं ये मार्क टू मार्केट लॉस इस क्वार्टर में है, अगले क्वार्टर में गेन भी हो सकता है, उसके बेसिस में थोड़ी आप लॉन्ग टर्म खरीदारी करेंगे, तो उसको भी डिस्काउंट करना चाहिए। और तीसरी बात जो बैंक्स के लिए मेरे फेवर में है, वो एनपीए लेवल्स बहुत बहुत लॉन्ग टर्म लोस पे है, तो क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है। तो ये सब में मिलाकर मेरा फोकस रहेगा कि जो भी शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिख रहा है आपको बैंकिंग में, वो खरीदने का मौका है एक मीडियम टर्म आउटलुक। सो लार्ज कैप से, और जब भी एफआईएस अपना सेलिंग कम कराएंगे या थोड़ी बाइंग भी शुरू करेंगे, बैंक्स में ही करेंगे, बिकॉज 35% ऑफ इंडेक्स इज बैंक्स, इग्नोर कर नहीं कर सकते वो। तो मैं फोकस बैंकिंग के ऊपर रखूंगा, और सेकंड इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स पे रखूंगा। लार्ज कैप्स में थोड़ी है इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स, उसके ऊपर मैं फोकस रखूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया का स्टोरी में अर्निंग सीजन में देखे तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल्स का ही एक आउट परफॉर्मेंस था अर्निंग्स में, तो उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। और तीसरा है ऑटो। ठीक है, ऑटो की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई है और डिमांड भी अच्छा है, मगर अब रेट सेंसिटिव सेक्टर है और इकोनॉमी में जो चीज़ हो रही है वहाँ पर रेट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये थोड़ी पिटेगी, मगर लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है। तो एक मैं कहूँगा थोड़ा सावधान रह के थोड़ी देरी में खरीदारी कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म में प्राइस पे प्रेशर आएगा, बट मीडियम टर्म में ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ मुझे अच्छी दिख रही है, ईवीज का ये सब देखें तो अच्छी दिख रही है, तो एक्सपोजर रखना चाहिए उसमें, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। ठीक है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा अलर्ट रहिए। लेकिन सर की तरफ से यहाँ पे बैंकिंग हो गया, तो सर सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट? सर सरकारी की तरफ ज़्यादा फोकस है ना सर आपका? सरकारी की तरफ ज़्यादा फोकस है, बिकॉज अल्टीमेटली इंफ्रा कैपिटल गुड्स का स्टोरी ही मैं बिलीव करता हूँ कि इंडिया की को वापस खींचेगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए दबाव है अभी, क्योंकि अर्निंग्स सीजन में दबाव था, दिख रहा था, वो न्यूट्रल थे, मगर ये
क्वार्टर में मैं देख रहा हूं कि आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गर्मी के कारण जो फ्रिज एसी वैसे खरीदारी की बढ़त रहेगी, तो वहां पे ईएमआई बेस्ड लोन्स होते हैं, तो एनबीएफसीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की लोन ग्रोथ इस क्वार्टर में अच्छी होनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे मुझे एक अपटिक दिख रही है अगले 3-4 महीने से 6 महीने, और लॉन्ग टर्म में मुझे पीएसयू बैंक्स में आउटलुक अच्छा दिख रहा है। ठीक है सर, तो शॉर्ट टर्म में सरकारी, प्राइवेट और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो सरकारी बैंक जो है वो बेहतर सुनील सर को यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि आपने लार्ज कैप की बात कर लिया, मैं थोड़ा सा सर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ आ रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ तो सर, क्योंकि जो नतीजों को अगर मैं देख रहा था तो सर मिड कैप और स्मॉल कैप पे बेहतर नंबर्स निकल कर आए हैं यहाँ पर। अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये नतीजे बेहतर हैं तो अगर निवेशक जो है वो दाव लगाना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भाग चुके हैं सर, और आगे के अर्निंग के लिहाज से यहाँ पर, तो क्या उनको रणनीति बनानी चाहिए, और खासतौर पे ये दिमाग में रखें कि भाई ये जो सेक्टर है, चाहे वो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है? नहीं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर अप एंड डाउन बहुत होगा। जी सेकेंड चीज है कि अल्टीमेटली जो निवेश कर रहे हैं, देखिए एक दिन एफआईएस की वापसी आना है हमारी मार्केट्स को वापस, वो लाइफ टाइम है इसको छूकर आगे बढ़ने के लिए, तो वो आएंगे तो जरूर वो लार्ज कैप में खरीदारी करेंगे। तो मेरा मानना है कि अभी भी आप पोर्टफोलियो में आप 50% लार्ज कैप 50% मिडिल स्मॉल कैप ही रखिए, और उस हिसाब से आप देखेंगे तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वॉलेटिलिटी इन मिड कैप। मगर इसमें एडवांटेज क्या है कि ज्यादातर खरीदारी इधर फंड मैनेजर्स कर रहे हैं, और फंड मैनेजर्स मिड एंड स्मॉल कैप जब खरीदते हैं वो 3 से 5 साल की उनकी अर्निंग्स को प्रोजेक्ट करके डिस्काउंट करके उनकी वैल्यूएशन पीजी रेशियो देकर करते हैं। मगर मार्केट में पब्लिक में ये खबर नहीं आती है, क्योंकि वो हर एक वो अपने लिए कैलकुलेशन करके फिर खरीदते हैं ना, तो इट्स नॉट पब्लिक नॉलेज। तो इसीलिए फंड मैनेजर्स का पैसा भी देखें आप, म्यूचुअल फंड फ्लोज की बात करें तो मैंने देखा कि 26% लास्ट मंथ के फ्लोज या एक साल के फ्लोज फ्लेक्सी कैप में थे, और 13% आपको लार्ज एंड मिड कैप में थे, तो 40% इधर गया, और फिर 17% मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो क्या है कि यहाँ पर आप देखें तो 40% लार्ज एंड मिड कैप में पैसा है फंड मैनेजर के पास, और बाकी 30% आपको इस इन मिड कैप इनफैक्ट, और एक सेगमेंट मल्टी कैप को भी जोड़ें आप, तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा उनके पास 50 to 60% है। ओके, तो फंड मैनेजर्स भी ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप को खरीदेंगे, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि जानकारी ज्यादा नहीं है सभी को, तो वो अपना स्पेशल एक एफर्ट डालकर एक स्टडी देखकर खरीद सकते हैं, तो वजह वो अल्फा जनरेट करने का उनका पोटेंशियल ज्यादा है। तो जब फंड मैनेजर्स का लिक्विडिटी, क्योंकि रिटेल निवेशक ने उन्हीं फंड में पैसा दिया है उनको, मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने की तरफ जाएगी, तो नेचुरली वहां पर एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली बेस्ड ऑन नॉट 1 year फॉरवर्ड पी पर 3 to 5 year फॉरवर्ड पी, जो वो कैलकुलेट करेंगे हर स्टॉक के लिए। तो मेरा मानना है कि क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो लिक्विडिटी उस क्षेत्र पे जा रही है, तो आप भी उनको फॉलो कीजिए, आप मिड एंड स्मॉल कैप में उस तरह डाइवर्सिफाई करके निवेश कीजिए, और उनकी खरीदारी के पीछे आपका भी पोर्टफोलियो में बढ़त आ जाएगा, राइट। मगर जिस दिन एफआईएस थोड़ी वापसी दिखाएंगे, तो ऑलरेडी फंड मैनेजर के पास ज्यादा लार्ज कैप, बिकॉज प्रोटेक्शन में मैंने मार्च की बात की ना, 2.5 लाख करोड़ उन्होंने डाला, जब 1.25 लाख करोड़ एफआईएस ने बेचा, तो वो सब लार्ज कैप में डाला हुआ है, तो उसको वो लिक्विडेट करेंगे और उसको डाइवर्ट करेंगे मिड एंड स्मॉल कैप में। इसलिए मेरा मानना है कि जिस दिन स्थिति में बदलाव आती है, जियोपॉलिटिक्स में शांति आती है, तेल का दाम 90 के लेवल पे पीछे पहुंचे देखते हैं, उस दिन आप फंड मैनेजर्स को भी, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को अपना फोकस को डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज में शिफ्ट करते हुए मिडिल स्मॉल में देखेंगे। पर उस दिन का इंतजार के लिए वेट करना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी। वहीं तो आप स्मार्ट बिहेव करना चाहते तो अभी से खरीदारी करें। यस, मानता हूं कि रिसेंटली रैली उधर हुई है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन का भी आ सकता है इन द शॉर्ट रन, मगर आप डाइवर्सिफाइड और स्टैगर्ड करके निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि उनकी अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप से बेहतर आकर मार्केट की उम्मीदों को मीट कर जाएगी मिड एंड स्मॉल कैप। तो इसलिए मैं अभी के लिए 50-50 से शुरुआत करें, बट जैसे ही मौका बनता है कि जियोपॉलिटिक्स में ईजिंग आए, आप अपना मिड एंड स्मॉल कैप का शेयर को इंप्रूव कर बढ़ा सकते हैं ऊपर। अच्छा सर, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सर मुझे करेक्ट कीजिएगा कि लार्ज कैप आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में लार्ज कैप की अर्निंग बेहतर होगी तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पोर्टफोलियो को टिल्ट वहाँ पर ज़्यादा करना चाहिए, या फिर सर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ फोकस करना चाहिए ज़्यादा? नहीं, मैंने लार्ज कैप की अर्निंग्स बेहतर आएगी करके नहीं कहा मैंने। जी जी, एफआईएस जब आएंगे तब सर।
एफआई तो उधर लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा उनको। लिक्विडिटी सपोर्ट, अच्छा। हाँ, तो मैं पैसे को मैं स्मेल द मनी कर रहा हूँ। जी 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 अर्निंग्स का तो वे कह रहा ना, लार्ज कैप का अर्निंग्स कभी मिडिल स्मॉल कैप से बेहतर नहीं हो सकता है जी भैया। कंपनियां बड़ी है तो उनकी ग्रोथ रेट भी उस हिसाब से सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट नहीं हो पाएगी जी, ना। बिल्कुल सर। मिडिल स्मॉल कैप में ही आपको दिखेगा ना। हम्म मेरा मानना है कि लिक्विडिटी देखें तो जब एफआईएस वापस आएंगे तो इसका एक वॉलिटिलिटी कम रहेगा लार्ज कैप का, क्योंकि वो बाइंग करेंगे। मगर उसी क्षण में मिड फंड मैनेजर जो है वो अपने लार्ज कैप को उनको बेचकर जी उस मनी को मॉडर्न स्मॉल कैप में डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप इस तरह के पैसे में है जहां में दोनों कर सकते हैं वो। जी राइट, समझ गए। और आपने भी आंकड़े देखा होगा, अगर आपने स्टडी किया है, कि जिस दिन एफआईएस ज्यादा बेचते हैं उस दिन डीआई ज्यादा खरीदते हैं। बिल्कुल जिस सर। दिन एफआईएस बहुत कम बेचते हैं उस दिन डीआई भी अपना खरीदारी कम करा देते हैं। जी राइट, तो ये एक रिएक्टिव है, क्योंकि जब एफआईएस बेच रहे हैं लार्ज कैप को तो सस्ते मिल रहे हैं अच्छे स्टॉक्स, तो जाके वो अपना खरीदारी बढ़ा देते हैं। जब वो नहीं बेच रहे तो वो शांत रहते हैं उधर और वेट करते हैं इंतजार का, कब वो अगले दिन जाके बाकी बेचेंगे तो खरीदूंगा मैं। तो ठीक है ये बिहेवियर मैं लिक्विडिटी को ट्रैक कर रहा हूं, जी क्योंकि अर्निंग सीजन की बात तो मैंने इस बात की करी, मगर Q1 में फुल वॉर का इंपैक्ट आएगा तो कहना कि कैसे अर्निंग्स कौन से सेक्टर कैसे आएगी अभी कहना मुश्किल है। राइट, तो सर लिक्विडिटी के हिसाब से अगर बात करें यहाँ पर तो, और रिटेल के हिसाब से बात करें, क्योंकि उनका जो ज़्यादा झुकाव होता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि भाई मिड कैप में वो ताकत है कि वो आने वाले दिनों में लार्ज कैप बनेगी सर। तो फिर आपका क्या मानना है सर, किस तरीके से हमें पोजीशन करनी चाहिए, रखनी चाहिए आगे के लिहाज से? नहीं वही मैं कह रहा था कि आप अभी 50-50 लगाइए जी वॉर खत्म होने तक। हाँ ये वॉर की खत्म होने की खबर आती है, आप धीरे धीरे मिडिल स्मॉल कैप का शेयर को और भी बढ़ा दें और लार्ज कैप का कम करा दें। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर, क्योंकि अभी तक नंबर्स आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स के भी हम लोग देख रहे हैं लगातार, अभी रिसेंटली आए कहाँ कहाँ बाइंग करी उन्होंने, तो मैं देख रहा था आंकड़े पढ़ रहा था स्टॉक्स पे, कई नाम मैं स्पेसिफिक नहीं जाऊँगा कुछ फंड्स के, लेकिन उन्होंने आईटी में खरीदारी करी है सर, और स्पेसिफिकली 4-5 स्टॉक जो है वो उन्होंने खरीदे, कुछ मैं म्यूचुअल फंड्स को देख रहा था सर। ये क्या इंडिकेट कर, क्योंकि एक तरफ तो सर हम लोग देख रहे हैं लगातार पिटाई है, अपने नए लोज बना रहा है यहाँ पे, उनके पूरे बिजनेस मॉडल पे सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ जो है यहाँ पे अल्फा जनरेट कर रही हैं, हमारी कंपनियाँ यहाँ पर पिछड़ गई हैं। तो आपका क्या मानना है सर? तो मेरा मानना है 2-3 चीजें। फर्स्ट मैं बताऊं कि फंड मैनेजर क्यों खरीद रहे हैं। फंड मैनेजर इसलिए खरीद रहे हैं कि एक चीज उनको उनकी बेंचमार्क को बीट करना है और बेंचमार्क को ट्रैक करना है। अभी बेंचमार्क भी अभी भी आईटी एक वेट है, जी राइट, तो वो कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते वेट को। वो वेट के ऊपर थोड़ा ओवरवेट या थोड़ा अंडरवेट ही कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो जब आईटी में बिकवाली हो रही है तो सस्ते मिल रहे हैं, उनको तो अपना वेट के हिसाब से रखना है, बेंचमार्क के वेट के आगे पीछे। क्योंकि मैं जब फंड ट्राई कर रहा था तो 3% का हम लीवे देते थे फंड का मैनेजर को, तो बेंचमार्क में 10% है आईटी समझिए, तो वो या 7 तक ले जा सकते हैं या 13 तक बढ़ा सकते हैं, समझे आपने। तो अब क्या हुआ है कि वो आईटी की करेक्शन हुई है, तो जो पहले आपने रखा था 10 पे भी रखा था वो ऑटोमेटिकली 8 हो गई, बिकॉज 25% अभी ईयर टू डेट गिरा है आईटी। तो नेचुरली आपका लिमिट के नीचे जा रहा है तो वापस टॉप अप करेंगे ना, क्योंकि बेंचमार्क का आपने बीट करना है बेंचमार्क को। एब्सोल्यूट रिटर्न फंड्स तो है नहीं यहाँ पर, बेंचमार्क के खिलाफ रिटर्न देना है, राइट। तो एक वो करेक्शन जो होता है वो उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और एक बाइंग कंपल्शन दोनों होता है, ठीक है। और डोमेस्टिक फंड मैनेजर के लिए अगर रुपी डिप्रिसिएशन को काउंटर करना है, उनके पास ज्यादा उपाय नहीं है। एफआईआई रुपी हमारे देश में नहीं खरीद सकता है, बाकी देश में जा सकता है पैसा। हमारे फंड मैनेजर को चॉइस नहीं है ना, इंडिया में बैठे हुए इंडिया की स्टॉक खरीदना है, तो उनके लिए अगर रुपी वीकनिंग दिखता है तो बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द वीकनिंग रुपी इज आईटी एंड फार्मा। तो उनके लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम करेंसी वीकनिंग आईटी है, वेरएज फॉरेनर्स के लिए क्योंकि एआई का दबाव दिख रहा है वो अब आईटी को इतना फेवरेट नहीं मान रहे, इसलिए आईटी इंडेक्स कंटिन्यूसली गिर रहा है, बिकॉज एफआईएस बेच रहे हैं, मगर डीआईएस खरीद रहे हैं, बट फिर भी वो डाउनफॉल को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना वो बेच रहे हैं उतना ये खरीद नहीं पा रहे, ये खरीद रहे हैं बट दे नॉट एबल टू टेक द फुल क्वांटिटी, समझे। तो आईटी फॉर डोमेस्टिक फंड मैनेजर इज अ डिप्रिसिएशन प्ले, प्रोटेक्शन हेज अगेंस्ट रुपी डिप्रिसिएशन। फॉरेनर्स के लिए उनके पास बाकी देश है रुपी डिप्रिसिएशन को काउंटर करने के, हमारे देश में डालने उनके लिए कोई कंपल्सन नहीं है ना। बिल्कुल सर। तो आईटी का डोमेस्टिक की तरफ से ये एक प्ले है। दूसरा इंडेक्स वेटेज से, क्योंकि करेक्शन हुआ है
तो उनका एक लिमिट ब्रीच हो गया तो वापस टॉप अप करना जरूरी है। और तीसरी बात है कि कई डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स का मानना है कि ये जो करेक्शन हुआ है ये ओवर करेक्शन हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली 2-3 साल के लिए इनके बिजनेस मॉडल में बदलाव जरूर करने की शुरुआत होगी, मगर उनका कस्टमर कोई निकल के नहीं जाने वाला है। उनके अर्निंग्स ऐसे नहीं कि वो सडनली बिजनेस से बाहर जाएंगे। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर का कहना है कि ये थोड़ा ओवर करेक्शन हुआ है, वैल्यू जोन में आ गया तो मैं खरीदूं। बट फॉरेनर्स के लिए और भी ऑप्शंस है ना, इसलिए वो आईटी के पीछे नहीं जा रहे। तो ये है डोमेस्टिक बाइंग का रीजन मेरे ख्याल में। मगर मेरा व्यू जो है वो है कि आईटी का एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि हर आईटी कंपनी के लिए अपना बिजनेस मॉडल बदलने की जरूरत है। तो जिस आईटी कंपनी उसको जल्दी से बदल कर अपना न्यू एआई को अपना इंटरनल ऑपरेशंस के लिए, अपना कस्टमर फेसिंग सेंटर के लिए इसको अपना कर एआई बेस्ड कंसल्टिंग में जल्दी शिफ्ट होती है, वो विनर आएगी। वो कंपनी टू कंपनी डिफरेंस होगा, नंबर 1। नंबर 2 है, क्योंकि इतना करेक्शन हो चुका है, अभी भी उनके पास सब कैश है, हाई डिविडेंड पेइंग है, ये अभी एक वैल्यू जोन में आ गई है, वैल्यू परचेस में। तो पोर्टफोलियो में पहले पोस्ट कोविड आईटी एक ग्रोथ सेक्टर बन गई थी, अब वो ऐसा नहीं है। वो अभी प्री कोविड 2018-19 की बात है, जहां पर ये एक वैल्यू स्टेडी अर्निंग्स, रुपी डिप्रिसिएशन का इसकी अर्निंग्स भी आएगी, वो वाली स्थिति में वापस आईटी पहुंच चुकी है। तो वो लेवल का बाइंग सपोर्ट मिलेगा। तो निवेशक को भी सोचना चाहिए कि मेरी पोर्टफोलियो में कितना वैल्यू मुझे चाहिए, मेरी रिस्क कैपिटल के हिसाब से। कंजर्वेटिव हो तो मेरा वैल्यू ज्यादा होगा, अग्रेसिव हो तो वैल्यू कम होगी। और उस वैल्यू जोन में अब आईटी को घुसे और देखें कि आपकी वैल्यू में जगह है तो और आईटी भी खरीद सकते हैं। अगर नहीं है जगह, तो ज्यादा हो गया वैल्यू, तो आप उसको लिक्विडेट कीजिए। तो ये हर निवेशक की रिस्क एपिटाइट और उसकी पोर्टफोलियो में ग्रोथ वर्सेस वैल्यू का जो ब्रेकअप होता है उस हिसाब से डिसीजन है। मगर आईटी को खरीदें तो वैल्यू बेस्ड स्टॉक की तरह खरीदें, वो मेरी सलाह है आईटी के लिए। और डीआईएस को तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मगर एफआईएस का इतना जल्दी से वापसी नहीं देख रहा हूं। देखिए रुपी वीकेंड हो रहा है, फिर भी आईटी गिर रही है। ये बहुत अजीब सी सिचुएशन है। नॉर्मली पुराने टाइम में आप देखें, जब भी रुपी वीकनिंग होता और फ्यूचर में डिप्रिसिएशन दिखती तो आईटी बढ़ जाती, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एक हेड एफआईएस के लिए। आज वो नहीं है, आज वो रोल फार्मा के पास गया है थोड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन सर क्योंकि आपने बताया यहाँ पे डीआईएस एफआईएस के हिसाब से, तो सर रिटेल को चेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वैल्यूएशन की चीजों को कम समझती हैं यहाँ पर। नहीं देखिए, तो मैं ऐसा कहूंगा कि वैल्यू आईटी मेरा एक सेफ्टी पोर्टफोलियो में है जी। वैल्यू को छोड़िए, वैल्यू ग्रोथ करते जाएंगे। एक वो उसमें ज्यादा और ज्यादा बहुत गिरावट मैं नहीं देख रहा हूँ कि बहुत तक गिरावट हो गया है जी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गई। तो एक आपको कम गिरावट चाहिए एक पोटेंशियल के लिए, मगर आपके ग्रोथ के लिए ढूंढ रहे हैं आप जी, तो आईटी वो जगह नहीं है। ठीक है सर। टैक्टिकली आप प्ले कर सकते हैं। आज ओवर करेक्ट हो गया तो 3 महीने में बाउंस बैक होगा। अगर आपका सोच एक ट्रेडर की तरफ है, राइट, और आप ऐसे सोच रहे हैं कि अरे करेक्ट हो गया 3 साल में 3 महीने में जा सकता है, वो टैक्टिकल कॉल आप ले सकते हैं। मगर उसके ऊपर नॉलेज, आपकी टेक्निकल्स, वो मूविंग एवरेज, ये वाला देख के करिए। बट एज एन इन्वेस्टर अगर मीडियम टर्म आपकी आउटलुक है, राइट, आपको ग्रोथ चाहिए पोर्टफोलियो से, तो आईटी वो जगह आज नहीं है। ठीक है सर, तो यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी। सर आखिरी सवाल है मेरा, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि सर मैं यहाँ पर देख रहा, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी सर, पावर जो था उस समय काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को रही थी। बैंकिंग आपने शुरुआत में जब हम लोग चर्चा करते आपने बताया था बैंकिंग, और बैंकिंग में बहुत अच्छी तेज़ी रही थी यहाँ पर। अब मैं 1 महीने का देख रहा था सर इंडेक्स वाइज, तो टेलीकॉम और फार्मा जैसे या हेल्थ केयर इंडेक्स जो है ये चले हैं यहाँ पर। आप सर ग्रोथ आगे के लिहाज से किस सेक्टर्स में देख रहे हैं सर? आपको कौन से सेक्टर पसंद आ रहे हैं यहाँ पर कि भाई आने वाले समय में एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं? मुझे कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये वाले क्षेत्र में आउटलुक अच्छी दिख रही है। और उसके साथ मैं पीएसयू बैंक्स को भी जोड़ूंगा, बिकॉज वो ग्रोथ को फिनेंस करेंगे पीएसयू बैंक्स ही जी। तो एक स्टोरी मुझे उधर ही डेवलप होते हुए दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। और ये सब वॉर के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी, कोई आज पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में आपको वॉर को इग्नोर करना है। ठीक है सर, समझ रहे हो? बिकॉज वॉर इज क्रिएटिंग फियर, फियर इज क्रिएटिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट क्या बाय करना है वो आपको वॉर के बाद की स्थिति को सोचना है। और वॉर के बाद की स्थिति ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का स्थिति ही मैं देख रहा हूँ।
की ग्रोथ हमें दिलवाएगी। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर, इंफ्रा, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, जो भी उससे जुड़े हुए सेक्टर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब जो है जो कैपेक्स बिल्डिंग के प्रोग्राम में शामिल होते हैं ना, जी उसी पे मेरा फोकस है। कुछ पोस्ट वॉर सिनेरियो को ऐसे में बिल्ड होते हुए देख रहा हूँ। ठीक है सर। सर क्योंकि आप पूरे मार्केट को बल्कि सब चीज़ों को कवर करते हैं, मुझसे कोई सवाल अगर छूट गया हो या कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको कवर करना हो तो सर प्लीज़ सजेस्ट कीजिए आप, क्योंकि ये आखिरी सवाल था मेरा। आप बताइए सर। आ, नहीं, आई थिंक आपने कवर कर दिया। मैंने भी तो खाली क्या मैं कहूँ किसके बारे में, ऑयल एंड गैस। जी जी अब ऑयल एंड गैस में तो आपको पता है, एक तो प्रोड्यूसर कंपनी है, एक तो रिफाइनिंग कंपनी है, ठीक है। तो अगर इसको सर अपस्ट्रीम और वही जो आप कह रहे हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में बांट दें सर, तो कहाँ आपको दिखा कि रिलायंस में भी बहुत समय से सर हम लोग देख रहे हैं दबाव दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि देखिए रिफाइनिंग के ऊपर अल्टीमेटली ये ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट किसको झेलना पड़ेगा ना, रिफाइनिंग कंपनीज को ही झेलना पड़ेगा ना। तो जी शॉर्ट टर्म में इनका आउटलुक नेगेटिव रहेगा। और आज 3 रुपए बढ़ने के बाद ही आज दबाव था ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, सर। क्योंकि लोग सोच रहे थे एटलीस्ट 5 या 6, क्योंकि उनका अंडर रिकवरी देखिए, 30,000 करोड़ पर मंथ उनका लॉस है यार। जी अब ये 3 रुपए से क्या बनेगा, कुछ नहीं। तो उधर क्या है कि ये देखिए, मगर मेरा मानना है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट कुछ उपाय बनाएगी जहां पर इनको रिलीफ दिलवाएगी। जैसे पहले ऑयल बॉन्ड्स हुआ करता था, आपको याद होगा ना, जी कि गवर्नमेंट ने इनकी जो एक स्थिति है उसके लिए फाइनेंसिंग दे दिया, ऑयल बॉन्ड्स 5 साल 6 साल, उसके बाद उसको रिफंड करो। अभी के लिए मैं फाइनेंसिंग में आपको मदद कर देता हूँ जी कैसे किया। ऐसी खबर आती है यहाँ पर रैली हो सकती है। तो ये हाईली वॉलेटाइल सेक्टर है, राइट। तो ये एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको दूर रहना चाहिए, मगर ट्रेडर है तो आप ऐसे कॉल्स ले सकते हैं, बिकॉज इट्स अ खबर बेस्ड कॉल, बिकॉज ये हाईली वॉलेटाइल है और आज की स्थिति उनके ऊपर ही है, राइट। जी तो वही मेरा कहना है कि इट इज गोइंग टू बी हाईली वॉलेटाइल ओनली। और मगर बिकॉज वॉर खत्म होते ही आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की डेटा में देख रहा था कि 18 से 24 महीने वॉर के एंड के बाद, तो आज से 18-24 नहीं, वो मान रहे हैं कि एक स्लो डाउन होगा वर्ल्ड में और ऑयल का सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगा और प्राइसेस आपको 2 साल के अंदर 65-70 पे गिरते हुए दिख रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑफ ऑयल है। प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने भी कहा है कि 18 to 24 मंथ आफ्टर वॉर एंड्स। अब ये वॉर एंड कब होगा ये खत्म पता होगा। नहीं। जी तो उन्होंने भी सेफली अपना बेट को डाला है, मगर क्योंकि उनका मानना है कि ये सब देश अपने रीबिल्डिंग एफर्ट के लिए पंप ऑयल लाइक नो टुमारो करेंगे, ठीक है। क्योंकि डैमेज हुआ है, उसको कहना है पैसा चाहिए, नहीं उसको पंप करेंगे। सेकंड इज अपना यूएई भी अभी ओपेक से हट गई, तो जी उनके पास देखिए आधा ही कैपेसिटी यूज हो रहा है आज। तो वो भी जम के, जब हॉर्मुज स्ट्रेट ओपन हो जाती है तो जम के वो तो अभी 2.5 मिलियन टन का ही उनका प्रोडक्शन है और 5 मिलियन का उन्होंने जो भी है कैपेसिटी एक्सपेंशन कर चुके हैं। तो वो मनी भी आके, वो ऑयल भी आके फ्लड करेगा मार्केट को। तो उनका मानना है कि ये सब सप्लाई की सिचुएशन, और वेनेजुएला के भी रीपंपिंग यूएस के कंट्रोल में आ गई, तो उधर भी ऑयल का पंपिंग बड़े दिशा से चल रहा है। तो मानना है कि ऑयल का लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी बेरिश है, ओके। जी बट क्या है कि वो लॉन्ग टर्म शुरू होता है जब ये शॉर्ट टर्म खत्म होता है। जी को, कोई नहीं कह पाएगा कि कब ये वॉर खत्म हो। तो जी वही सबसे बड़ा रिस्क है इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में। नहीं, बिल्कुल सर, हम सबको इंतज़ार है जल्दी कोई गुड न्यूज़ आए यहाँ पर, लेकिन अभी तक गुड न्यूज़ आ नहीं पा रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आपके साथ हर बार शो करके बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये ओवरऑल शो था। उम्मीद करते हैं देखिए आपको ये शो पसंद आएगा। हमने मार्केट को समझाने की कोशिश की कि मार्केट का अगला कदम क्या रह सकता है, कौन से सेक्टर्स है जहाँ पर फोकस किया जा सकता है, सर ने बताया यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।